उसके बाद हुआ क्या था कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था। पतन का कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना गया है कि वहां पे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास वहां पे हुआ था, सिंधु घाटी के नदी के तट पे हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब पतन हुआ तो कब से कब तक चला था, 2350 ईसा पूर्व से लेके, कब से 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चला था सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद अगली जो सभ्यता आई वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल चला था कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक क्या चला था, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई 1500 ईसा पूर्व से लेके, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हो गया था, 1750 ईसा पूर्व तक। मतलब कुछ 2-250 सालों का अंतर बीच में रहा। अब वो 2-250 सालों का अंतर जो क्यों रहा, कैसे रहा, आमतौर पर माना जाता है कि वहां पे बाढ़ आई थी। कुछ लोगों ने बोला कि जलवायु परिवर्तन हुआ, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो जो भी हुआ हो, तो उस 2-250 सालों के बीच वहां पे एक नई सभ्यता विकसित हुई, एक नए लोगों का आगमन हुआ, जिसे हमने जाना किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से जाना, वैदिक सभ्यता के नाम से जाना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इतना समझ में आया। हुआ क्या, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया 1750 ईसा पूर्व में। उसके बाद 2-250 साल तक वहां पे कुछ नहीं रहा। अगली जो सभ्यता वहां पे विकसित हुई वो हुई थी वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जिसका काल चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। समझ में आया इतना। वैदिक सभ्यता का विकास हुआ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक सभ्यता का जब विकास हो रहा था वहां पे कई चीजें देखने को मिली। ये कैसी सभ्यता है, कहां से आई, कौन लेके आया, आखिर ये रहने कैसे लगे, ऐसे ग्रामीण बस्ती। अच्छा देखो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना कि ये नगरीय सभ्यता है, मतलब विकास की ओर अग्रसर थी, और विकास के कुछ लक्षण यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जैसे घरों का आकार हो गया, उनके रहन सहन से लेके बाकी सारी चीजें देखने को मिल रही थी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में। और उससे हम अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ के लोग जो है उस तरीके का जीवन जी रहे हैं, नगरीय सभ्यता वाला, या जैसे वर्तमान में नगर के लोग, शहर के लोग जैसे जीते हैं, वैसे उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन जी रहे थे, वहां के लोग जी रहे थे। लेकिन जब वैदिक सभ्यता का जब आगमन हुआ, तब यहाँ से फिर से शुरुआत हुई। फिर से मतलब वहां पे ग्रामीण सभ्यता से लेकर नगरीय सभ्यता तक पहुंच चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नगरीय सभ्यता से शुरुआत होनी चाहिए थी वैदिक सभ्यता में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वापस से कौन सी सभ्यता होगी, ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई, ग्रामीण सभ्यता। मतलब वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों है, कैसे है, अभी थोड़ी देर से बताऊंगा। पहले कुछ चीजें जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला परिचय जानते हैं, आखिर ये है क्या, हमें इसकी जानकारी मिली कहां से। हमारे पास बहुत सारे वेद हैं। कितने प्रकार के वेद हैं, 4 वेद। कितने प्रकार के वेद होते हैं, 4। सबने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये सब क्या है, 4 वेद हो गए। इनसे जानकारी मिली वैदिक सभ्यता की। और वेदों का अर्थ होता है क्या, जानना। क्या होता है, वेदों का अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज का हमें ज्ञान होना, लिखा हुआ होना, पढ़ना, ये सारी चीजें। अब वेदों की संस्थापक किसे माना जाता है, आर्य को। किसको माना जाता है, आर्य को। मतलब वैदिक सभ्यता कौन लोग लेके आए थे, आर्य लोग। कौन लेके आए थे, आर्य लोग जो थे वो वैदिक सभ्यता को लेके आए थे। मतलब आर्य जो थे वो कहीं और से आके यहाँ पे बस गए। क्या हुए थे, बस। भाई मानव जीवन तो पहले ही शुरुआत हो चुका था, मानव जीवन की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो लोग आके रह रहे थे वो क्या बोला गया था, आर्य थे। क्या बोला गया था, आर्य थे। अब आर्य जहाँ कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये यहाँ से आए होंगे, वहां से आए होंगे, तो सब लोगों ने अपना अपना तर्क दिया। उनमें से हमने जानकारी निकाली कि भैया विलियम जोन्स, इसने विलियम जोन्स ने बताया था कि आर्यों का आगमन हुआ है यूरोप से। कहां से हुआ है, यूरोप से हुआ है आगमन। किसका, आर्यों का। किसने बोला ऐसा, विलियम जोन्स ने। सारी चीजें याद रखिए, कुछ चीजें जो मतलब एकदम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम याद करेंगे। विलियम जोन्स याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। इन्होंने बोला यूरोप से आए थे। मैक्स मूलर ने बोला था कि मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैक्स मूलर ने क्या बोला था कि मध्य एशिया से आगमन हुआ था किसका, आर्यों का। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव मतलब समझते हो आप, मतलब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। इन्होंने बोला कि उत्तरी ध्रुव से आर्यों का आगमन हुआ था, ऊपर से यहाँ पे आए थे, मतलब ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र से। आप बताओ वहां पे क्या आ सकते हैं कि वहां भी मतलब रहना संभव है क्या वर्तमान की स्थिति में? उस समय हो सकता है कंडीशन कुछ और रही हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ से आए थे। हो सकता है उस समय पे जीवन संभव हो वहां पे। ये किसने बोला? मैक्स मूलर ने बोला, सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अगले आए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने बोला कि तिब्बत क्षेत्र से आए थे। तिब्बत क्षेत्र मतलब वर्तमान में चाइना वाला क्षेत्र मान लो आप। चाइना वाला क्षेत्र से उन्होंने बोला था कि तिब्बत क्षेत्र से आर्यों का आगमन हुआ था। कहां से हुआ था? तिब्बत क्षेत्र से। अगला एक आए संपूर्ण जी, इनको मान्य माना जाता है। इन्होंने बोला कि आल्पस पर्वत, कहां से? आल्पस पर्वत। आल्पस मतलब यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। कहां से आए थे? यूरेशिया से, मतलब आल्पस पर्वत से। कहां पे ये पर्वत? यूरोप और एशिया के मध्य में, इसलिए यूरेशिया भी बोला जाता है। इन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या बोला था कि आल्पस पर्वत से आया था। आल्पस पर्वत कहां है? यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया के मध्य में पाया जाता है पर्वत, इसे बोला गया कि आल्पस पर्वत। अच्छा, अब आर्यों के बारे में हमने कुछ चीज जान ली कि यहां से रहते। आर्य शब्द का अर्थ होता है क्या? आर्य शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कहां से? संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द है एक संस्कृत भाषा का, जिसका मतलब होता है कि उच्च कुल के लोग। क्या होता है? उच्च कुल के लोग। इन्हें ऐसा बोला गया था कि उच्च कुल के लोग। क्या बोला गया? उच्च कुल के लोग। कौन? आर्य। आर्य क्या बोला मैंने? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि उच्च कुल के लोग। इस आधार पर क्या किया? आर्य नाम दिया गया। अगला वेदों का संकलन। वेद हमें पता है कितने होते हैं? कितने? 4 होते हैं। अभी मैंने बताया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन व्यास ने। किसने किया? कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिसे आप वर्तमान में वेद व्यास के नाम से भी जानते हो। जानते हो कि नहीं? जिसे आप वर्तमान में वेद व्यास के नाम से भी जानते हो, उनका नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्या नाम उनका? कृष्ण द्वैपायन व्यास। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हमें ये सब जानकारी मिली कहां से? हमारे पास 2 स्रोत पाए जाते हैं, अभी जानकारी मिलती है। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब पुरातत्वों से आधार पर हमें क्या है जानकारी मिली, उसको हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट है भूवाजकोई अभिलेख। कौन सा? भूवाजकोई अभिलेख। इसमें जानकारी मिली इंद्र, मित्र हो गए, वरुण हो गए, ये देवता थे, भगवान माने गए, तो इनको इसके अंदर देखा गया भूवाजकोई अभिलेख के अंदर। एक है कसाइड अभिलेख। क्या है? एक है कसाइड अभिलेख, मतलब ईरान की शाखा। ऐसा बोला गया ईरान की शाखा से आए थे। तो इससे पुरातात्विक स्रोत में हमें ये जानकारी भी मिली है। अगला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर आ गए आपके चारों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा आरण्यक हो गया, है ना। तो इन सब से भी जानकारी मिली है। आरण्यक, उपनिषद, इन सब से हमें जानकारी मिली है आर्यों के आगमन की साहित्यिक स्रोत के आधार पर। अब अगर मैं बात करूं कि वैदिक सभ्यता का विभाजन किया गया, तो 2 आधार पर इनका 2 तरीके से इनका विभाजन किया गया। एक हो गया ऋग्वैदिक काल और एक हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी माना जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्व वैदिक काल। क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल। इसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल को। अच्छा, वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक चला? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला वैदिक सभ्यता। मतलब ऋग्वैदिक काल, जिसे मैंने बोला पूर्व वैदिक काल, मतलब वैदिक काल के पहले की अवस्था, मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल चला था, उसे बोला गया ऋग्वैदिक काल। क्या बोला गया? ऋग्वैदिक काल। मैंने क्या बोला? ऋग्वैदिक काल के बोला, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा गया, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था थी।
तो इसे पूर्व वैदिक काल भी नाम दिया गया। अब वैदिक सभ्यता का काल चला था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, तो उसमें से 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा था? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। अगला आया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसके अंत मतलब इसके बाद में जो विकसित हुआ काल उसे बोला गया, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का काल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। समझ में आया ना? मैंने क्या बोला? वैदिक सभ्यता का काल चला था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और इसका विभाजन हुआ तो दो प्रमुख में विभाजित किया गया, जैसे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काल चला 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद जो काल आया उसे नाम दिया गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का शुरुआत हुई 1000 ईसा पूर्व से और अंत हुआ 600 ईसा पूर्व पे जाकर। अभी ऋग वैदिक काल के अंदर हमें जानकारी मिलती है इसकी, ऋग वैदिक काल के अंदर हमें जानकारी मिली ऋग्वेद की, या बोल सकते हो ऋग्वेद के अंदर जानकारी मिली इसकी ऋग वैदिक काल की। वैसे ही उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें जानकारी मिली सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों वेद के अंदर हमें जानकारी मिली किसकी? उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वेद के अंदर किसकी जानकारी मिली? ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों के अंदर हमें जानकारी मिली किसकी? उत्तर वैदिक काल की। इसलिए इन तीनों को हमने रख दिया उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में रख दिया किसको? से ऋग्वेद को। इतना समझ में आया? इन दोनों के बारे में हम अलग पढ़ेंगे जाके। इनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसे जीते थे, राजनीतिक जीवन कैसा था, ऐसा है ना, और धार्मिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में अलग अलग हमें जानकारी रहेगी। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अभी बस नाम याद रखो, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले वाली सभ्यता ऋग्वैदिक काल की शुरुआती सभ्यता को हमने बोला गया पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। समझ में आया? उसके बाद अगली सभ्यता है वो थी उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें तीन वेदों से मिली। कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इतना याद रखोगे। इसके बाद अब बात उठती है आखिर ग्रामीण सभ्यता क्यों थी? ग्रामीण सभ्यता क्यों बोला गया वैदिक सभ्यता को? वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहन सहन था उनका वापस से, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर हमारे हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हुआ तो शुरुआती दौर में जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही लोग यहाँ पे रहने लगे थे। मतलब बस्तियां बन रही थी, गांव के जैसे वर्तमान में लोग रहते हैं वैसे यहाँ के लोग रह रहे थे। इसलिए इनको हमने बोला कि ग्रामीण सभ्यता थी, विकसित सभ्यता नहीं थी। अच्छा, वैदिक सभ्यता के अंदर एक चीज और, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता मानी गई, ग्रामीण सभ्यता सिर्फ नाम से नहीं मानी गई, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी देखी भी गई है जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था या पुरुष प्रधान? क्या था? पितृ प्रधान था या पुरुष प्रधान जो सभ्यता थी, ये कौन सी? वैदिक सभ्यता। मतलब मैंने वहां पर बताया था कि महिलाओं का दर्जा, वहां पे मातृ सत्तात्मक समाज पाया गया था, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान समाज पाया गया था। इसका मतलब ये कि यहाँ पे पुरुषों का दर्जा थोड़ा सा ऊपर रखा गया था, मतलब राय सलाह के लिए महिलाओं को थोड़ा सा पीछे रखा जाता था, या कुछ ऐसी बातें होती थी तो भैया को हम बात करेंगे, हम बड़े हैं, पुरुष हैं, हमारे लिए जो बात कीजिए वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें यहाँ पे होने लगी। मतलब भेदभाव की उन्होंने यहाँ पे थोड़ी विकसित होने लगी और यहीं से वो समाज है, वैदिक सभ्यता ही वो समाज है जो वर्तमान में चलता आ रहा है और हम उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नियत नहीं, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार होना चाहिए। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में था, महिलाओं को दर्जा ऊपर रखा गया था, लेकिन जब ये वैदिक सभ्यता आई, आर्यों का आगमन हुआ तो उन्होंने पितृ प्रधान और पुरुष प्रधान समाज का विकास किया, जो कि अभी तक चलता रहा है। इसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, महिलाओं को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, उनको जॉब नहीं करना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए, ये सब पहले सिंधु घाटी सभ्यता में समझते थे, लेकिन यहाँ पे जब आर्य आए तो उनके यहाँ पे
वापस से वही चालू हो गया पुरुषों को लेके, नहीं ये पुरुष है तो वो काम करेंगे, महिलाएं खाना बनाएंगी, ये सारी चीजें। तो इतना समझ में आया इसे ग्रामीण सभ्यता क्यों बोला, इन्हीं कुछ लक्षणों की वजह से इसे ग्रामीण सभ्यता में रखा गया। अब यहाँ पे एक खास बात होती है, यहाँ पे गाय को अहन्या या अधन्या बोला गया, क्या बोला गया, अधन्या, गाय को अधन्या बोला गया या अहन्या, अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं, कॉमन याद रखना, अहन्या या फिर अधन्या। क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लोग थे ये खाते पीते थे, मतलब ये खाने पीने से मेरा मतलब ऐसा है कि ये वेज भी खाते थे नॉन वेज भी खाते थे। तो नॉन वेज में ये लोग पशु वगैरह खाते होंगे, लेकिन गाय को नहीं खाते थे। गाय को एक ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था, जिसे इन्होंने नाम दिया था अहन्या या अधन्या। क्या बोला मैंने, गाय को यहाँ पे ना मारे जाने योग्य पशु माना गया और उसे नाम दिया गया क्या, अधन्या या फिर अहन्या। बस याद ये रखो कि लोहे की खोज अभी यहाँ पे हुई कब, वैदिक सभ्यता में। तो फिर अभी तक क्या चल रहा था, कांसे का प्रयोग हो रहा था, पत्थर का प्रयोग हो रहा था, तांबे, इन सब का प्रयोग हो रहा था, लेकिन लोहे का उपयोग यहाँ पे नहीं था। लोहे की खोज किसने की थी, आर्यों ने की थी, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हुई थी। इनके प्रिय देवता माने जाते हैं इंद्र। कौन माने जाते हैं, इंद्र को यहाँ का प्रिय देवता माना जाता है। अगर पर्टिकुलर बात करूं तो ऋग्वैदिक काल का देवता माना जाता है किसको, इंद्र को। उसके बाद प्रिय पशु माना जाता है घोड़ा, किसे माना गया है, घोड़ा। अब आर्य का व्यवसाय क्या था, आर्य का व्यवसाय देखो उस समय में तो कुछ ऐसा था नहीं कि आप पढ़ लिख जाओ जॉब कर लो या फिर व्यवसाय भी करो तो दुकान खोलो, ऐसा कुछ था नहीं। वहां पे दो ही ऑप्शन थे, खेती करो और पशुपालन करो। क्या करते थे, खेती करो या फिर पशुपालन करो। तो यहाँ पे दोनों ही होती थी, लेकिन यदि आप तुलनात्मक रूप से बोलोगे तो पशुपालन में लोग अधिक रुचि रखते थे। किसमें रखते थे, पशुपालन में यहाँ के लोग अधिक रुचि रखते थे। कौन से लोग, आर्य लोग। आर्य क्या करते थे, कृषि तो करते थे लेकिन पशुपालन में उनकी थोड़ी सी ज्यादा रुचि थी और उसी को वो व्यापार का रूप दिए हुए थे, किसको, पशुपालन को। अब ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब यहाँ पे आती है एक व्यवस्था कि वहां पे वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को लेकर क्या विचारधारा थी आर्यों की। तो यहाँ पे चार देखे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार कैटेगरी बनाई गई। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ पे रहते हैं, मतलब जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी, एससी, तो वैसी वर्ण व्यवस्था इनकी थी। इन्होंने चार वर्ण या चार जाति विभाजित किया गया। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण से मतलब ये इन्होंने इसको उन लोगों को रखा जो थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करते थे, अच्छी बातें करते थे, बुद्धिमान लोग। इन लोगों को क्या किसमें रखा, किस कैटेगरी में रखा, ब्राह्मण की कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी आती है क्षत्रिय लोग। कौन से लोग, क्षत्रिय लोग। क्षत्रिय कैटेगरी को आप ऐसे समझते हो जैसे वर्तमान में आपकी पुलिस कर्मचारी हो गया, पुलिस बल सेना हो गई, तो उनको उस प्रकार के लोगों को इन्होंने क्षत्रिय कैटेगरी में रखा था। समझ में आया। उसके बाद अगला आता है वैश्य। वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र, देखो शूद्र तो हो गया क्या, अनपढ़, मतलब शूद्र को, जो शूद्र लोग थे उनको इसमें किसी भी चीज की जानकारी नहीं हुआ करती, और जो थोड़ा पढ़ते लिखते थे, थोड़ी सी जानकारी रखते थे, उनको हमने रख दिया था वैश्य की कैटेगरी में। इस प्रकार, या फिर इसे आप व्यवसाय वाले लोग भी बोल सकते हो। व्यवसाय मतलब जो दुकानदारी करते हैं या फिर धंधे पानी करते हैं, उन लोगों को रख दिया, बिजनेसमैन को रख दिया इसमें वैश्य की कैटेगरी में। ये चारों कैटेगरी समझ आएगी। वर्ण व्यवस्था कैसे थी इन लोग की, चार प्रकार की वर्ण व्यवस्था पाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को रखा गया बुद्धिमान, जो अच्छी बात है, समझदार, पढ़े लिखे वाले, ज्ञान अर्जित करते थे, उन लोगों को रखा गया ब्राह्मण में। क्षत्रिय में रखा गया बल सेना को, जैसे वर्तमान में हमारी पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, तो उस प्रकार का जो व्यवस्था थी वहां पे रखा गया था क्षत्रिय में। अगले आते हैं वैश्य, जो बिजनेसमैन हो गए, दुकान वाले हो गए, उनको रखा गया वैश्य में। और जो कुछ नहीं करते मतलब ऐसे बोल सकते हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे, ना ज्ञान अर्जित कर रहे, ना ही तो क्या बोलते लड़ाई झगड़े भाग लेना, बस ऐसे ही घूम फिर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उनको रख दिया शूद्र की कैटेगरी में। ये वर्ण व्यवस्था समझ में आई। अगला अब बात होती है हमारे यहाँ वर्तमान की जो नदियां हैं, तो वही नदियां वैदिक काल में भी कुछ प्रवाहित होती थी उनमें, लेकिन उनको अलग नामों से जाना जाता था। वर्तमान में हम एक नदी को जानते हैं सिंध नदी। सिंध नदी को सिंधु नदी बोला जाता था उस समय पे, हालांकि अभी भी हम उसे सिंधु ही बोलते हैं कभी कभी। सिंध नदी हम कम नाम का उपयोग करते हैं।
सिंधु नदी को हम सिंधु नदी ही बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में उसका नाम क्या है, सिंध नदी। समझ में आया? वैसे अगला झेलम नदी। झेलम नदी को पहले विदिशा नदी भी बोला जाता था। अच्छा, ये नदियां आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत घग्गर नदी को कौन सा नाम से जाना जाता था, रावी नदी को कौन से नाम से जाना जाता था, या चेनाब नदी को कौन से नाम से जाना जाता था। तो ये पुराने नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? विदिशा नदी के नाम से। व्यास नदी को बोलते थे विपाशा। विपाशा से याद रख लेना, व्यास हुआ हुआ, विपाशा में भी हुआ है और व्यास में भी हुआ है। अगला आता है रावी नदी। रावी नदी को अभी वर्तमान में जो रावी नदी है उसको जाना जाता था पुरुषनी नदी के नाम से। किस नाम से जाना जाता था उस समय पे? पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। घग्गर नदी को सरस्वती, जो कि पवित्रता का स्वरूप माना जाती है, तो घग्गर नदी को पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता था। अभी तो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है घग्गर नदी, पहले उसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था। फिर थी चेनाब नदी। चेनाब नदी को अश्विनी नदी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अश्विनी नदी बोला जाता था चेनाब नदी। कब बोला जाता था? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। समझ में आया ना? ये सारी चीजें बेसिक चीजें जो मैंने बताई आपको समझ में आई। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल के अंदर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारी वैदिक सभ्यता की पहली क्लास थी। दूसरी क्लास में लगभग 3 से 4 क्लास में वैदिक सभ्यता को खत्म करेंगे। थोड़ा सा बड़ा काल चला था पढ़ने के संबंध में, है ना? ठीक है, तो वैदिक सभ्यता यहाँ पे कुछ पोर्शन खत्म हो रहा है। कल हम इसके बारे में ऋग्वैदिक काल के बारे में शुरुआत करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जाएंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद फिर हम इस ऋग्वैदिक काल का या पूर्व वैदिक काल का देखेंगे कि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, या फिर राजनीतिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।